in vapor pressure of NaCl, relative decrease in vapor pressure of an aqueous solution of NaCl is 0.167. 0.167. 0.167. Calculate the number of moles. Calculate the number of moles of NaCl. Calculate the number of moles of NaCl present in 180 gram of water. Calculate the number of mole of NaCl present in 180 gram of water. One mole is correct answer. वन सही आंसर. तो यहां पे आप देखो P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू I इंटू Na अपॉन I इंटू Na प्लस NB. ठीक है, तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट ये 0.167 गिवन. ठीक है, 0.167. अब ये अगर आप देखो तो I वैल्यू हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो I वैल्यू 2 हो जाएगी. तो 2 इंटू Na अपॉन 2 इंटू Na प्लस NB 10 मोल 180 अपॉन 18. तो 0.167 को आप क्या लिख सकते हो? 0.167 को आप अप्रोक्सीमेटली 1/6 लिख सकते हो क्या? 1/6 लिख सकते हो इसको अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो फिर आप यहां से देखो तो यह आ जाएगा 12 Na इज इक्वल टू 2 Na प्लस 10. तो 10 Na इज इक्वल टू 10. तो Na इज इक्वल टू 1 मोल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा. The vapor pressure of a solution, the vapor pressure of a solution, the vapor pressure of a solution the vapor pressure of a solution of a non-volatile solute B, of a non-volatile solute, non-volatile solute B
in a solvent A, in a solvent A, in a solvent A is 95%, 95%, 95% of the vapor pressure of the solvent at the same temperature, of the vapor pressure of solvent at same temperature. 95% of vapor pressure of solvent at the same temperature. If the molecular weight of the solvent is 0.3 times, if the molecular weight of solvent is 0.3 times the molecular weight of the solute, the molecular weight of the solute, if molecular weight of the solvent is 0.3 times the molecular weight of the solute, what is the ratio of weight of solvent to solute? What is the ratio of weight of solvent to solute? .7 is correct answer. तो यहां पे अब आप देखो बोल रहे हैं कि 5.7 एग्जैक्ट आता है, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू WA MB अपॉन WB MA, ये होगा। तो हमें निकालना है यहाँ पे, अच्छा ये इसको थोड़ा सा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। WA वैसे तो वेट ऑफ सोल्यूट होता है, बट यहाँ पे सॉल्वेंट तो कंपोनेंट एक बोला है, तो हम इसको लिख रहे हैं WB MA, WB MA अपॉन WA MB। यहाँ पे जो गिवन है कंपोनेंट जिस तरीके से स्पेसिफाइड है उनके अकॉर्डिंग हमें ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो जो PS गिवन है, PS वैल्यू 95% आप प्योर सॉल्वेंट बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P0 माइनस 0.95 P0 अपॉन P0 is equal to WB by WA into MA by MB into MA by MB। तो यहाँ पे आप देखो MA by MB 0.3 गिवन है, आप सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.05 P0 अपॉन P0, 0.05
इज इक्वल टू WB by WA इंटू MA by MB 0.3। ठीक है, तो MB by MA is equal to 0.05 upon 0.3, 0.05 upon 0.3, तो ये आ रहा है 1/6। तो MA by MB जो है 6/1 आ जाएगा। क्या लिख दिया? WB by WA होना चाहिए, ये WB by WA होना चाहिए। तो WB by WA जो है वो आ रहा है 1/6, तो WA by WB 6/1 आ जाएगा। ये 5.7 कैसे निकाला है? वो एग्जैक्ट रिजल्ट यूज किया है क्या? निर्मल, 5.7 निकालने के लिए कौन सा रिजल्ट यूज किया तूने? क्या जादू किया भाई? सर रॉल्स लॉ वगैरह यूज किया है तो राउल्स लॉ तो मैं ही यूज कर रहा हूँ, तूने कौन सा रिजल्ट? ये डिनोमिनेटर में PS यूज किया है क्या? यस सर। अच्छा, तो फिर मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट यूज किया है। यस सर। हो सकता है जो है इसी वजह से आंसर स्लाइटली डिफर कर रहा हूं, चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0.05 P0 माइनस PS आ गया अपॉन, नीचे PS है 0.95 P0 इज इक्वल टू WB by WA इंटू MA by MB 0.3। ठीक है, तो ये आ गया 1/19, तो 1/19, तो WA by WB चाहिए हमें, WA by WB, तो ये आ जाएगा 19 इंटू 0.3 5.7। आया समझ में सबको? यहाँ पे वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ना, वो ऑप्शन में थी ही नहीं। प्रॉब्लम तब होती जब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी गिवन होती, फिर तो ऊपर वाले की कृपा से ही क्वेश्चन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, relative decrease in vapor pressure of an aqueous solution, relative decrease in vapor pressure of an aqueous solution containing, relative decrease in vapor pressure of an aqueous solution containing 2 moles of CuNH3 thrice CuNH3 thrice Cl in 3 moles of water, in 3 moles of water is 0.5, is 0.5। आगे लिखो, on reaction with silver nitrate, on reaction with silver nitrate, on reaction with silver nitrate,
this solution will form, this solution will form, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नोट कर लेना, assuming no change, assuming no change in degree of ionization, assuming no change in degree of ionization of substance, assuming no change in degree of ionization of substance on adding silver nitrate, on adding silver nitrate. चलो मैं यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है वो भी बता देता हूं. 1 मोल AgCl, 0.25 मोल AgCl, 0.5 मोल AgCl, 0.4 मोल AgCl. Point 5 mole AgCl, 1 mole AgCl, 1 मोल AgCl, 1 मोल AgCl सही आंसर है. आप यहां पे देखना, तो सबसे पहले हम इसका वांटा फैक्टर निकालेंगे. ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 is equal to I into Na अपॉन I into Na प्लस NB. ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन है 0.5. I into Na 2 है अपॉन I into 2 प्लस 3. तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 4I is equal to 2I plus 3. तो I is equal to 3/2, 1.5 आ रहा है. अब अगर आप इसको आयनाइज करते हो, CuNH3 थ्राइस Cl, इसको अगर आप आयनाइज करोगे तो ये आयनाइज होकर के प्रोड्यूस करेगा CuNH3 Cl पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक है, अब अगर आप देखोगे 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, यानी कि I वैल्यू 1 प्लस अल्फा आ रही है. I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और ये वैल्यू 1.5 आ रही है. इसका मतलब अल्फा जो है वो 0.5 आ रहा है, अल्फा 0.5 आ रहा है. तो अब आप देखो यहां पे इसका अगर 1 मोल हम लेते हैं तो 0.5 मोल डिसोसिएट होता है. अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 0.5 मोल डिसोसिएट होता है. तो 2 मोल लेंगे तो 1 मोल डिसोसिएट होगा. ये बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 0.5 मोल डिसोसिएट होता है. तो 2 मोल अगर लेंगे तो
1 मोल डिसोसिएट होगा, और अगर 1 मोल डिसोसिएट होगा तो ये बाहर वाला जो क्लोराइड आयन है वो प्रेसिपिटेशन में इन्वॉल्व होगा। तो अब आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो। CuNH3 thrice Cl plus silver nitrate aqueous gives AgCl सॉलिड, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहाँ पे हम इसका 2 मोल ले रहे हैं और अल्फा उसमें से डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि 2 माइनस ये 2 मोल हमने स्टार्टिंग में लिया है, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 मोल हमने इसका स्टार्टिंग में लिया है और उसमें से 2 अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो 2 माइनस 2 इंटू 0.5, इतना मोल बचेगा। तो 1 मोल कंज्यूम हुआ, तो 1 मोल अगर कंज्यूम हुआ तो 1 मोल AgCl का प्रोड्यूस होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। For 0.1 मोलल aqueous solution, for 0.1 मोलल aqueous solution of given electrolytes, for 0.1 molal aqueous solution of given electrolytes, correct order of their increasing order of boiling point, correct order of their increasing order of boiling point, correct order of their increasing order of boiling point। ठीक है, अब आप यहां पे देखो, मैं कंपोनेंट्स लिख दे रहा हूं, ऑर्डर आपको बताना है। HCl, फॉर्मिक एसिड, NaCl, Na2SO4, 1 2 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। फोर थ्री वन टू 4 3 1 2, हाँ सही आंसर है। देखो, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांटा फैक्टर, TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमें इन सबके वांटा फैक्टर निकालने होंगे। तो अगर हम वांटा फैक्टर देखें तो इसका तो वांटा फैक्टर 2 है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका जो वांटा फैक्टर होगा, ये वीक एसिड है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा नहीं इसका, तो इसका वांटा फैक्टर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, इन बिटवीन 1 एंड 2 लाई करेगा। इसका वांटा फैक्टर भी 2 होगा और इसका वांटा फैक्टर 3 होगा। तो अब इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी,
ये जो HCl है, अच्छा इसमें अलग अलग ऑप्शन गिवन है बेटा, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिर फोर्थ का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फोर्थ के बाद फिर थर्ड और फर्स्ट का बराबर आना चाहिए, और फिर सेकंड आना चाहिए। हो सकता है कि फर्स्ट का स्लाइटली लेस हो, लेकिन आप ऐसे कुछ बोल सकते नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaCl स्ट्रांगली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये होना चाहिए। वैसे यहाँ पे ना इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें ऑप्शन में कंपोनेंट बदल रहे हैं। चलो मैं एक बार बोलता हूं, जरा आप बताना क्या सही होना चाहिए। एसिटिक एसिड इज लेस देन फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड इज लेस देन फॉर्मिक एसिड इज लेस देन NaCl इज लेस देन Na2SO4, क्या ये सही है? एसिटिक एसिड is less than formic acid is less than NaCl is less than Na2SO4. Acetic acid is less than formic acid is less than NaCl is less than Na2SO4. जल्दी बोलो। हाँ ये सही है, क्योंकि एसिटिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फॉर्मिक एसिड से कम होता है। एसिटिक एसिड कम डिसोसिएट होगा, फॉर्मिक एसिड ज्यादा डिसोसिएट होगा, इसलिए फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एसिटिक एसिड से ज्यादा होगा। बाकी NaCl और Na2SO4 में ऑब्वियसली Na2SO4 का ज्यादा होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको चारों ऑप्शन होंगे तो आप एनालिसिस कर सकते हो। देखो, कंसीडर इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशंस, कंसीडर इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaHSO4, consider equimolar aqueous solutions of NaHSO4 and NaCl with delta Tb and delta Tb prime as their respective boiling point elevations, as their respective boiling point elevations, as their respective boiling point elevations. Calculate the value of limit m tending to 0 delta Tb upon delta Tb prime, नहीं, delta Tb prime upon delta Tb, ये निकालना है।
2/3 सही आंसर नहीं है। डेल्टा टीबी प्राइम अपॉन डेल्टा टीबी, क्या कर रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं ही गलत हूँ। हाँ, 2/3 सही आंसर है। बेसिकली डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीबी प्राइम निकालना था, और मैंने आपको डेल्टा टीबी प्राइम अपॉन डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो अब अगर आप यहां पे देखो तो डेल्टा टीबी प्राइम, डेल्टा टीबी प्राइम, ये क्या हो जाएगा? NaCl के लिए I वैल्यू 2 इंटू के बी इंटू एम। तो ये दोनों सोल्यूशन जो है इक्विमोलल है, और डेल्टा टीबी जो है वो क्या हो जाएगा? देखो, लिमिट m टेंडिंग टू 0 यहाँ पे देना, मोलालिटी 0 को टेंड कर रही है, मतलब सोल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। और अगर सोल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है तो 100% डिसोसिएशन इसका भी होगा और 100% डिसोसिएशन इसका भी होगा। ये मोलालिटी टेंडिंग टू 0 है बेटा, इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन इज इनफाइनाइटली डाइल्यूट। और अगर सोल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है तो ये भी 100% डिसोसिएट होगा और ये भी 100% डिसोसिएट होगा। ये जब डिसोसिएट होगा तो पहले तो ये Na पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनेगा, फिर ये HSO4 नेगेटिव जो है वो फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो टोटल ये 3 पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। तो I वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 इंटू KB, सॉल्वेंट सेम है, इंटू M। तो फिर अब आप देखो तो डेल्टा टीबी प्राइम अपॉन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी प्राइम अपॉन डेल्टा टीबी जो है ये 2/3 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन, 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन of an electrolyte X3Y2, 1 molar aqueous solution of an electrolyte X3Y2 is 25% ionized, 25% ionized, 25% ionized। अगर लिखो the boiling point of the solution, the boiling point of the solution is, boiling point of the solution is KB for water given है 0.52 केल्विन पर मोलल। वन 101.04 केल्विन, क्या बोल रहे हो भाई? ये केल्विन होगा?
ठीक है, 374.04 केल्विन सही आंसर है। 374.04 केल्विन जो है ये सही आंसर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, x3y2 प्लस इक्वल्स gives 3x2 पॉजिटिव इक्वल्स प्लस 2y3 नेगेटिव इक्वल्स 1 0 0, 1 माइनस अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा। तो आई वैल्यू यहां पे देखोगे तो 1 प्लस 4 अल्फा आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा, अल्फा 0.25 है, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.25, 25% आयनाइजेशन गिवन है, तो ये आ जाएगा 2। तो आई इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आई वैल्यू अगर 2 आ गई तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डेल्टा टीबी को आप टीबी माइनस टीबी नॉट लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम, आई इंटू केबी इंटू एम। एक मिनट बेटा, तो टीबी हमें निकालना है, तो टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी नॉट 373 प्लस आई 2 इंटू के बी 0.52 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी 1। ठीक है, तो 0.52 इंटू 2, तो ये आ जाएगा क्या, 1.04। तो 374.04 केल्विन या 101.04 डिग्री सेल्सियस, 101.04 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The freezing point of an aqueous solution, the freezing point of an aqueous solution, the freezing point of an aqueous solution of 0.1 molar mercurous chloride, 0.1 molar mercurous chloride will be if mercurous chloride is 80% ionized, if mercurous chloride is 80% ionized in the solution to give Hg2 positive and Cl negative, Hg2 positive and Cl negative। KF के टर्म्स में आंसर बताना। KF गिवन नहीं है यहाँ पे, वैसे तो -0.26 KF, -0.26 KF ये सही आंसर है, -0.26 KF। ठीक है, तो
यहां पे अगर आप देखो 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा और ये 2 अल्फा, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा और अल्फा 0.8 गिवन है, तो 1 प्लस 2 इंटू 0.8, तो ये आ जाएगा 2.6। I वैल्यू 2.6 आ गया। अब I 2.6 है, तो डेल्टा TF, that is TF naught minus TF is equal to I into KF into M। तो TF निकालना है, तो TF is equal to TF naught minus I into KF into M। TF naught 0 डिग्री सेल्सियस, और ये कैलकुलेट करें तो I वैल्यू 2.6 into KF multiplied by M 0.1, तो माइनस 0.26 KF। माइनस 0.26 KF, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू एलिमेंट्स A एंड B, टू एलिमेंट्स A एंड B two elements A and B form compounds having molecular formula. Two elements A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4. AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene, when dissolved in 20 gram of benzene, when dissolved in 20 gram of benzene, ये अलग स्टेटमेंट है। when dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2, यहां से नई लाइन स्टार्ट हो रहे, when dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2, 1 gram of AB2 lowers freezing point, lowers freezing point, lowers freezing point by 2.3 degree Celsius, lowers freezing point by 2.3 degree Celsius, whereas 1 gram of AB4, whereas 1 gram of AB4 lowers freezing point by 1.3 degree Celsius, 1.3 degree Celsius। आगे लिखो, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, the molar depression constant for benzene is 5.1, is 5.1 Kelvin per molar, 5.1 Kelvin per molar। Determine the atomic mass of A and B respectively, determine the atomic mass of A and B respectively।
25.6 and 42.6. सही आंसर है। तो यहां पे आप देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ वन इज इक्वल टू के एफ इंटू एम वन एंड डेल्टा टी एफ टू इज इक्वल टू के एफ इंटू एम टू। सॉल्वेंट सेम है तो के एफ वैल्यू सेम होगी। 25.6 एंड 42.6 ये सही आंसर है। तो डेल्टा टी एफ वन अपॉन डेल्टा टी एफ टू, डेल्टा टी एफ वन अपॉन डेल्टा टी एफ टू ये आ जाएगा 2.3 अपॉन 1.3। के एफ कैंसिल हो जाएगा, एम वन बाई एम टू, एम वन बाई एम टू। अब देखो एम वन क्या हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ AB2, तो 1 ग्राम ऑफ AB2 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, तो इससे मोल आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B, ये तो इसका मोल हो गया। और सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे गिवन है, इसको ऐसे लिखें, वन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है और इसको किलोग्राम में चाहिए, अभी ये ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो m1 हो गया डिवाइडेड बाय m2। तो अगर हम m2 को कंसीडर करें तो m2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा, अब इसका मॉलिक्यूलर मास को आप देखो तो एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B multiplied by 20 divided by 1 into 1000। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये 1000 और 20 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया 2.3 अपॉन 1.3 is equal to atomic mass of A plus 4 into atomic mass of B divided by atomic mass of A plus 2 into atomic mass of B, ये आ गया। तो फिर यहां से आप सॉल्व कर लोगे 2.3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B इज इक्वल टू 1.3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B। इसको सॉल्व करके आप एटॉमिक मास ऑफ A और एटॉमिक मास ऑफ B के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन कर लोगे। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या आती है, एटॉमिक मास ऑफ B इज इक्वल टू 1.67 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ A, ये आता है। ये रिलेशनशिप आती है बेटा, अरे बोलो भाई, नहीं आता है, क्या आता है फिर,
2.3 A मतलब AA is equal to 5.2 AB minus 2 AB. 5.2 AB अच्छा AA is equal to 3.2 AB आता है. यहाँ पे देखो 1.3 AA को इधर ले गए तो AA आ गया. AA इज इक्वल टू इधर आ गया 5.2 AB माइनस 2 AB नहीं माइनस 4.6 AB. AA इज इक्वल टू 5.2 AB माइनस 4.6 AB. तो 5.2 AB माइनस 4.6 AB तो ये आ जाएगा 0.6 AB. हाँ 0.6 AB आ जाएगा. आप सही है. पहले भी सही था. फिर 1/0.6 1.67 नहीं होगा. तो एटॉमिक मास ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6 AB आ गया. एक तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया. और देखो किसी एक वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें जैसे 2.3 है तो 2.3 इज इक्वल टू KF 2.3 इज इक्वल टू KF 5.1 इंटू M. तो मोलालिटी तो 1/. एटॉमिक मास ऑफ A plus 2 into atomic mass of B multiplied by 20. इधर न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब आप यहां से देखो तो क्या आ जाएगा भाई. यहां से आ जाएगा 2.3 AA plus 4.6 AB is equal to 5.1 into 50. 5.1 into 50. अब यहां से एटॉमिक मास ऑफ ए को इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ बी आप पुट कर दो तो एटॉमिक मास ऑफ बी आ जाएगा. उसी तरीके से एटॉमिक मास ऑफ ए आ जाएगा. ये जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है ठीक है. तो एटॉमिक मास ऑफ ए यहाँ पे इसकी जगह पे 0.6 AB पुट करके आप एटॉमिक मास ऑफ बी के टर्म्स में एक्सप्रेशन आ जाएगा. सॉल्व कर लोगे एटॉमिक मास ऑफ बी आ जाएगा. फिर एटॉमिक मास ऑफ ए आ जाएगा. क्लियर है. सॉल्व कर लोगे. अरे समझ में आया कि नहीं. बाकी लोग सो गए क्या. बाकी लोग सो गए बोल रहे हैं यस सर. हाँ सो गए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड आयन. अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड आयन. अब आयरन की कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड आयन इज 100% आयनाइज्ड. A complex of iron and cyanide ion is 100% ionized. 100% ionized at 1 molal. At 1 molal. If its elevation in boiling point. If its elevation in boiling point is 2.08. If its elevation in boiling point is 2.08, then the complex is Kb वैल्यू यहां पे गिवन है 0.52 केल्विन पर मोलर. Kb 0.52 केल्विन पर मोलर है.
ऑप्शन दे देता हूं। K3FeCN6, FeCN twice, K4FeCN6, FeCN4। A K3FeCN6, मतलब वांटा फैक्टर 4 आया होगा। आप यहां पे देखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी गिवन है 2.08, आई वैल्यू निकालना है, केबी 0.52 है और मोलालिटी 1 है। तो यहां से आप निकालोगे तो आई वैल्यू एग्जैक्टली 4 आ रही है। अब आई 4 आ रहा है तो इसका मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो डिसोसिएट करके 4 आयन बनाता हो पर मॉलिक्यूल। तो जैसे ये अगर डिसोसिएट होगा तो 3 पोटेशियम आयन और एक कॉम्प्लेक्स एनायन बनाएगा, 4 आयन बनाएगा। ये डिसोसिएट होगा तो 3 आयन बनाएगा, ये डिसोसिएट होगा तो 5 आयन बनाएगा, और ये डिसोसिएट होगा तो 5 आयन बनाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, द फ्रीजिंग पॉइंट, the freezing point depression, the freezing point depression, the freezing point depression। आ जाता हूं उसमें, 2-3 क्वेश्चन ही है, ज्यादा उसमें आपको वो नहीं मिलेगा, और सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फटाफट कर लोगे। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ 0.1 मोलर, the freezing point depression of a 0.1 molar solution of formic acid, the freezing point depression of a 0.1 molar solution of formic acid, solution of formic acid is minus 0.2046 degree Celsius, minus 0.2046 degree Celsius. What is the equilibrium constant for the reaction? What is the equilibrium constant for the reaction? What is the equilibrium constant for the reaction at 298 Kelvin? ये इक्वेशन गिवन है, फॉर्मेट आयन प्लस H2O gives formic acid प्लस OH नेगेटिव। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। KF ऑफ वाटर 1.86 केल्विन पर मोलर, और यहां पे बोल रहा है कि मोलारिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलालिटी, मोलारिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलालिटी।
वेरी गुड, सही आंसर है। तो यहां पे आप देखो, ये बेसिकली ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यानी कि जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है वो KW अपॉन Ka होगा। यहाँ पे KW अपॉन Ka होगा, तो आपको Ka निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में Ka निकालना पड़ेगा। अब आप देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF है पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसमें माइनस नहीं होना चाहिए था, माइनस साइन नहीं होना चाहिए। तो 0.2046 इज इक्वल टू I इंटू KF 1.86 इंटू M। तो मोलारिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलारिटी है, ये होना चाहिए। तो यहां से I निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.2046 अपॉन 0.186। कितना है ये कितना है सॉल्व करके? वन पॉइंट वन आ गया। तो आई वैल्यू 1.1 है। तो अगर आप फॉर्मिक एसिड का डिसोसिएशन को लिखोगे तो आई 1 प्लस अल्फा आएगा। फॉर्मिक एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन लिखोगे तो आई वैल्यू 1 प्लस अल्फा आएगी, यानी कि अल्फा वैल्यू यहाँ पे 0.1 है। तो अगर अल्फा 0.1 है तो K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होना चाहिए। K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C वैल्यू 0.1 इंटू 0.01 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.9। तो ये आ गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। 1/9 इंटू 10 पावर माइनस 4 आ गया K। अब K वैल्यू ये आ गई, तो दिस इंप्लाइज KH इज इक्वल टू KW बाई K 10 पावर माइनस 14 अपॉन 10 पावर माइनस 14 इंटू 9 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 14 इंटू 9 KW अपॉन K। हाँ ठीक है, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आ रहा है। 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आ रहा है। 10 पावर माइनस 12 तो नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार चेक कर ले इसको। अल्फा फैक्टर 1 प्लस 10 अल्फा आएगा। 1 प्लस 10 अल्फा आ रहा है। यस सर। क्वांटा फैक्टर। यस सर। अरे क्या कर रहे हो भाई? सिर्फ 0.1 मोल लिया ना। नहीं नहीं, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, हमेशा 1 के रेस्पेक्ट पे जाते हैं। HCOOH gives formate ion plus H positive 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो I वैल्यू जो है I वैल्यू 1 प्लस अल्फा आएगी। इससे फर्क पड़ेगा क्या? इससे फर्क नहीं, एक मिनट, इससे फर्क पड़ेगा क्या हम इनिशियली क्या ले रहे हैं?
पढ़ना तो चाहिए, एक मिनट देख लेते हैं इसको। 0.100 0.1 माइनस 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा, तो ये आ गया 0.1 0.1 प्लस 0.1 और 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 0। क्यों 1 प्लस अल्फा ही तो आ रहा है, यहां तो पे कहा चेंज हो रहा है, 1 प्लस अल्फा ही तो आ रहा है ये। Yes. बोलो, तो 1 प्लस अल्फा आ रहा है। अब 1 प्लस अल्फा वैल्यू 1.1 है, तो अल्फा 0.1 आ गया। के यहाँ पे क्योंकि ये 10% डिसोसिएट हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन रेंज से बाहर है, इसलिए आपको ये एग्जैक्ट रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो सी वैल्यू 0.1 है, अल्फा स्क्वायर तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.9, तो आप इसको लिख सकते हो ये 10 टू द पावर -3 हो गया अपॉन 0.9, या 1/9 इंटू 10 पावर -4। ओके, ये गड़बड़ हो रही है, 10 पावर -2 आएगा, 1/9 इंटू 10 पावर -2, 1/9 इंटू 10 पावर -2 तो 10 पावर -12 आ जाएगा बेटा, ये ठीक है। यहां पे गड़बड़ हो रही थी इसको कैलकुलेट करने में। चलो आप नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच आर द फॉलोइंग सोल्यूशन, which of the following solution can have boiling point, which of the following solution can have boiling point, which of the following solution can have boiling point, can have boiling point less than that of both the individual components, which of the following solutions can have boiling point less than that of both the individual components, both the individual components. First option, normal hexane plus normal heptane. Second option, chloroform plus acetone. Third option, nitric acid plus water. Fourth option, ethanol plus water. क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन हैव बॉइलिंग पॉइंट लेस देन दैट ऑफ बोथ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मतलब मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमा इन वेपर प्रेशर। मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट है तो मतलब मैक्सिमा इन वेपर प्रेशर, मतलब पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए। तो ये पहला वाला केस तो आइडियल है, ये आइडियल है। दूसरा वाला नेगेटिव डेविएशन, तीसरा वाला भी नेगेटिव डेविएशन, चौथा वाला पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? आगे नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the mixture in which select the mixture in which select the mixture in which volume of solution is less than
select the mixture in which volume of solution is less than 2V milliliter. Select the mixture in which volume of the solution is less than 2V milliliter. On mixing, V milliliter each of the two miscible liquids, carbon tetrachloride plus carbon disulfide, benzene plus toluene, acetone plus chloroform, hexane plus pentane. तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम से कम है। तो कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम से कम है तो नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन तो यहां पे देखो ये आइडियल है ऑलमोस्ट, ये भी आइडियल क्योंकि नॉन पोलर कंपोनेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड है। और इसमें अगर आप देखो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, और हेक्सेन प्लस पेंटेन ये भी आइडियल ऑलमोस्ट बोला जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो some liquids on mixing form azeotrophs. Some liquids on mixing form azeotrophs. Some liquids on mixing form azeotrophs. Which of the following is only incorrect statement? Which of the following is only incorrect statement regarding azeotropic? Which of the following is only incorrect statement regarding azeotropic binary mixture of liquids? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है एजियोट्रॉपिक बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड के रिगार्डिंग। मैं ऑप्शंस बोल रहा हूं, आपको साथ के साथ बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा हूं, द कंपोनेंट्स इन लिक्विड्स एंड वेपर फेजेस आर सेम। नहीं, द कंपोजिशंस इन लिक्विड्स एंड वेपर फेजेस आर सेम। सही है या गलत है? The compositions in liquids and vapor phases are same. अरे जल्दी बोलो भाई। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि द कंपोजिशंस इन लिक्विड्स एंड वेपर फेजेस आर सेम। ये सही स्टेटमेंट है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए कंडीशन नहीं होती है xi इज इक्वल टू yi। Mole fraction of component in liquid is equal to mole fraction of component in vapor। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आप देखो नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा हूं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। जल्दी बताओ। The boiling point of azeotropic mixture does not depend on external pressure।
अरे जो आप टेम्परेचर और कंपोजिशन कर्व ड्रॉ करते हो, जब आप टेम्परेचर और कंपोजिशन कर्व ड्रॉ करते हो, ये हमेशा प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए ड्रॉ किया जाता है। अगर आप प्रेशर को वेरी कराओगे ना, तो प्रेशर को वेरी कराने पे कंपोजिशन ये बदल जाएगा, मतलब कर्व बदल जाएगा। अगर कर्व बदल जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि जो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है वो भी बदल जाएगा। एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन बदल जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगा। तो डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? आप अगर प्रेशर बदलोगे ना तो प्रेशर बदलने से कर्व बदल जाएगा, और कर्व बदलने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू बदल जाएगी। तो प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू बदल जाएगी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। लेकिन यहाँ पे बोला गया डज नॉट डिपेंड, तो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, मतलब यही सही ऑप्शन है जो पूछा गया। सी ऑप्शन बोल रहा हूं, सॉल्यूशंस हैविंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, solutions having large positive deviation form minimum boiling azeotrope at a specific composition. Solutions having large positive deviation form minimum boiling azeotrope at a specific composition. ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने बताया था कि when deviation from ideality is large, पहली कंडीशन, and difference in volatility of component is small. Difference in volatility of the component is small and deviation from ideality is large. अगर ऐसा है तब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। डी ऑप्शन, solutions having large negative deviation form maximum boiling azeotrope at a specific composition. Solutions having large negative deviation form maximum boiling azeotrope at a specific composition. ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution of two liquids A, PA naught वैल्यू 80 मिलीमीटर है, एंड B PB naught वैल्यू 120 millimeter of mercury is found to be 100 millimeter of mercury when XA is equal to 0.4. When XA is equal to 0.4, then the result shows that फटाफट पहले एनालिसिस करो फिर ऑप्शन बताता हूं। चलो मैं अब ऑप्शन बोल रहा हूं। द सोल्यूशन इज नॉन आइडियल, सोल्यूशन एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर, पहला ऑप्शन, सोल्यूशन एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर, सही है गलत है? सोल्यूशन एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर, फॉल्स। मतलब जो P है, P इज नॉट इक्वल टू XA PA नॉट प्लस 1 माइनस XA PB नॉट। इसीलिए आप बोल रहे हो कि ये आइडियल नहीं है, यही आया होगा। अच्छा, सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, ट्रू फॉल्स दोनों आ रहा है। अच्छा, अब मैं ही देख लेता हूं। तो XA PA नॉट यानी कि 0.4 into 80
प्लस 0.6 इंटू 120, तो 32 प्लस 72 104 आ रहा है, यानी कि P जो है वो लेस है XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट से। और अगर ऐसा है तो क्या ऑब्जर्व होना चाहिए? नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व होना चाहिए, है कि नहीं? क्या ऑब्जर्व होना चाहिए अगर P लेस देन XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट आता है तो? अरे आइडियल वेपर प्रेशर ये है और ये ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है, तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज लेस देन आइडियल वेपर प्रेशर। ये नेगेटिव डेविएशन के लिए होती है ना कंडीशन। तो सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन गलत, सोल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन ये सही होगा। इसका मतलब थ्योरेटिकली जो है ना तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो, थ्योरेटिकली और बिल्ड करने की जरूरत है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Identify the false statement. Identify the false statement. Identify the false statement. First option है the volume of a solution. The volume of a solution cannot be less than the sum of volume. First option है the volume of a solution cannot be less than the volume of a solution cannot be less than the sum of volumes of the pure solvent and solute used to prepare the solution. क्या ये false statement है? हो सकता है। Volume of the solution cannot be बोला है, can be less than। अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो लेस देन होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड ऑप्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी मिक्सिंग will be necessarily negative for an ideal solution. At constant temperature and pressure delta G mixing will be necessarily negative for an ideal solution. अरे ये बताया था फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा S मिक्सिंग पॉजिटिव होगा और डेल्टा G मिक्सिंग नेगेटिव होगा, ये बताया हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? स्टेटमेंट में बोला गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी नेसेसरली नेगेटिव फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन जहां पे गिवन है PA नॉट इज नॉट इक्वल टू PB नॉट, PA नॉट इज नॉट इक्वल टू PB नॉट कैन नॉट फॉर्म एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें ये है एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कैन नॉट फॉर्म एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, तो इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है।
D option. In binary solutions, ideality is more of an exception rather than a rule. In binary solutions, ideality is more of an exception rather than a rule. फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन बाइनरी सॉल्यूशंस ideality is more of an exception. Ideality is more of an exception rather than a rule. अरे अगर हम आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन एक एजम्पशन होता है बेटा. रियल सेंस में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता. इवन आइडियलिटी की जब हम बात करते हैं सिर्फ आइडियलिटी को अप्रोच करते हैं, आइडियलिटी एग्जैक्टली अचीव नहीं हो पाती है. समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा. यहां पे बोला गया इन बाइनरी सॉल्यूशंस आइडियलिटी इज मोर ऑफ एन एक्सेप्शन रेदर देन अ रूल. ठीक है, ये आइडियलिटी कोई रूल थोड़ी है, ये सिर्फ हम एक एक्सेप्शन की तरह, मतलब आइडियलिटी, आइडियल केसेस जो हम लेते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस है. ट्रू सेंस में तो ऑब्जर्व ही नहीं होते. अब मैं एक दो क्वेश्चन जो है उस पे करा देता हूं, ग्राफिकल एनालिसिस पे बेस करा देता हूं. ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली काम करने की जरूरत है बेटा. एक कर्व गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के बीच में. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के बीच में, बी स्टैंड फॉर बेंजीन, 0 to 1. ये वैल्यू 37 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ये 119 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1. ये स्मूथ कर्व है, ऐसा शार्प पॉइंट नहीं है. इन्होंने अपनी तरफ से कुछ पटांग बना दिया. तो ये 0.4 पे, 0.4 के करस्पॉन्डिंग ये है पॉइंट बी. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बी है. पॉइंट बी है. इसी तरीके से ये पॉइंट ए है. ठीक है, अब ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई. अब आप नोट करो, चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये कर्व सबको क्लियर है? कर्व सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं
A represents vapor composition and B the liquid composition. A represents vapor composition and B the liquid composition. बोलते जाओ, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अब देखो, बात सही है, क्योंकि प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हो तो नीचे जो है वेपर होगा, ऊपर कंडेंस्ड फॉर्म यानी कि लिक्विड होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं, तो ए जो है ये लिक्विड कंपोजिशन होना चाहिए। तो बोले ए रिप्रेजेंट्स वेपर कंपोजिशन एंड बी द लिक्विड कंपोजिशन, ये उल्टी बात कर रहे हैं। ये वाला जो कर्व होगा बेटा, ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व होगा, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। और ये वाला जो होगा ये सैचुरेटेड वेपर कर्व होगा। इसका मतलब बी जो है वेपर का कंपोजिशन होगा और ए लिक्विड का कंपोजिशन होगा, इसका उल्टा बोल रहे हैं। आगे देखो सेकंड ऑप्शन, ए एज वेल एज बी रिप्रेजेंट लिक्विड कंपोजिशन, तो ऑब्वियसली ये भी गलत होगा। फिर बोल रहा है बोथ ए एंड बी रिप्रेजेंट वेपर कंपोजिशन, ये भी गलत होगा। ए रिप्रेजेंट्स लिक्विड कंपोजिशन एंड बी द वेपर कंपोजिशन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ग्राफिकल एनालिसिस पे बेस, बस ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, और कल की प्लानिंग भी बता देना भाई। कल अमाइंस डिस्कस करना है। अमाइंस डिस्कस करना है ना? तो हिमांशु पांडे है सबके पास? फिर हिमांशु पांडे कल रखना अपने पास, ठीक है। और आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, एक बार जो है अमाइंस का पूरा रिएक्शंस का रिवीजन कर लेना। आज जो है अमाइंस का रिवीजन कर लेना, और अगर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इनिशिएट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन अ प्लॉट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन। एक मिनट, मैं इसको जो है ना ग्रुप में भेज रहा हूँ, जरा इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ, फटाफट वहां से देखो और आंसर करो, टाइम बचेगा। भेज दिया।
When a plot of boiling point against composition is plotted, then the type of graph that can be obtained is तो यहाँ पे आपको देखना टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में कर्व है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ऊपर वेपर और नीचे लिक्विड, ये सही लेवलिंग है यहाँ पे ग्राफ की। ठीक है, सही लेवलिंग है ये ग्राफ की। और दूसरे वाले में अगर आप देखो तो टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर में वेपर, नीचे में लिक्विड। अच्छा एक मिनट, ये भी देखना है, PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट है बेटा पहले वाले में। इसका मतलब कि अगर A का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा है तो A मोर वॉलेटाइल है, और अगर मोर वॉलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। A का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, B का ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में तो सही लेवलिंग है, सेकंड वाले में उल्टा दे दिया तो इसलिए गलत लेवलिंग है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट में सही लेवलिंग है और सेकंड में गलत। अब उसके बाद C ऑप्शन देखो, C ऑप्शन में बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन कर्व यहाँ पे दिया हुआ है, और ये नेगेटिव डेविएशन वाला केस होना चाहिए। नेगेटिव डेविएशन मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट है तो मैक्सिमा इन वेपर प्रेशर, तो पॉजिटिव डेविएशन वाला केस होना चाहिए, तो ये सही है। क्लियर? यस सर। अच्छा D ऑप्शन को देखो, D ऑप्शन में मैक्सिमा इन बॉइलिंग पॉइंट है तो मिनिमा इन वेपर प्रेशर, तो नेगेटिव डेविएशन होगा, तो ये भी सही है। आई बात समझ में? यस सर। तो आंसर क्या होना चाहिए, ACD। ACD। ठीक है बेटा, तो अब कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अमाइंस एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। आपको आज पूरा नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना है, फटाफट रिएक्शंस सारी देख लेनी है, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी यहाँ पे हिमांशु पांडे अपने सामने रखूंगा, आपके पास भी हिमांशु पांडे रहेगी। आप बस क्वेश्चन करते जाओगे और आप जो क्वेश्चन बोलोगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? यस सर। ओके बेटा।